नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और देखिए हम लोग विज़न आई एस की जो एनवायरनमेंट की मैगज़ीन आ गई है उसको भी कवर कर चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जो है उठाया था वो है आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या सब टॉपिक देख लिए थे, चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं उन पर। हम लोगों ने वैश्विक परिदृश्य के अंतर्गत यानी कि ग्लोबल सिनेरियो के अंतर्गत जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई उसको देख लिया। मीथेन उत्सर्जन क्यों चर्चा में रहा, महासागरीय अम्लीकरण और आर्कटिक हिम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को हम लोग देख चुके थे। और यूएनएफसीसी के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन जो है हम लोग देख चुके थे। भारत की दीर्घकालीन निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों को आज देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं अपने जो हमारा आज का सब टॉपिक है उसको देखते हैं। तो हम लोग जो आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करी जाएगी कि हाल ही में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ है जिसमें लिस्बन घोषणा पत्र के साथ इसको समाप्त हुआ है। तो इसके बाद में जो डिक्लेरेशन हुआ है उसको बोला गया है लिस्बन घोषणा पत्र। तो लिस्बन घोषणा पत्र किससे संबंधित है ये बात आप लोगों को याद रखनी है। यह एक राजनीतिक घोषणा है। इसका शीर्षक क्या है? आवर ओशन आवर फ्यूचर, कॉल फॉर एक्शन। इसे केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया था। तो ये रही कुछ इसके बारे में जानकारी। अब थोड़ा सा इसके ये वाला हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो यूएनओसी के दौरान की गई प्रमुख प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि 2030 तक 30% जो है राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना, उसमें वृद्धि करना। दूसरा है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। और नेक्स्ट है कि वर्ष 2040 तक जो है कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना। और नेक्स्ट है कि समुद्र के अम्लीकरण, जलवायु लचीलापन परियोजनाओं का अनुसंधान और निगरानी, नियंत्रण, पर्यवेक्षण हेतु धन का आवंटित करना। तो ये इसकी कुछ प्रतिबद्धताएं इसमें दी गई हैं। आगे यहाँ पे जो है हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं कि जो चीज़ें देखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगी वो पॉइंट मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ, क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पूरा मैगजीन अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं विज़न आईएएस की वेबसाइट पे। देखिए आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैगजीन की पीडीएफ नहीं मिल रही। आप एक काम करिए, विज़न आईएएस की देखिए गूगल पे ही जाइए, वहाँ पे आप टाइप करिए कि विज़न आईएएस PT 365 2023। अगर इस तरीके से सर्च करेंगे तो आप सीधे आपको पहुंचा देगा विज़न आईएएस की वेबसाइट पे। वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट के साथ में, वहाँ पे वो डायरेक्ट अगर आप शो करता है इंग्लिश की पीडीएफ, तो इंग्लिश जहाँ पे लिखा होता है उसी पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए हिंदी की सिलेक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे अभी तक आपके लिए 2 आई हैं, एक पॉलिटी गवर्नेंस की और दूसरी इन्वायरमेंट की। तो वहाँ से आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट बॉक्स में जाके वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो है आपको दोनों ही पीडीएफ उपलब्ध करा दिया, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, इसको देखते हैं। तो न्यूज़ में क्यों रहा, भारत ने जो है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च करने की जो है घोषणा की है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसको जो है किसने तैयार किया है। तो ब्राज़ील, कनाडा, यूके यानी कि ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के जो है सह नेतृत्व में विकसित किया गया है। और इसके उद्देश्य जो हैं निम्नलिखित हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो मौजूदा बायो रिफाइनरिंग मूल्य श्रृंखला में कमियों और चुनौतियों की पहचान करें, मिशन का समर्थन करने के लिए 8 प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देकर मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसका समग्र पथ का मार्गदर्शन करें। और थोड़ा सा मिशन इनोवेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मिशन इनोवेशन जो है
तो मिशन इनोवेशन जो है वो स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय, आकर्षक और सभी के लिए सुलभ बनाने की एक वैश्विक पहल है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन में कार्रवाई एवं निवेश को प्रोत्साहित करने की 10 की योजना बनाई गई है और भारत जो है इसका सदस्य है। और ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है डायग्राम। मिशन इनोवेशन के 7 जो है मिशन है। तो इसमें क्या क्या है आपके अर्बन ट्रांजिशन, नेट जीरो इंडस्ट्रीज़ मिशन, इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, ज़ीरो एमिशन शिपिंग और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो ये इसके 7 मिशन दिए हुए हैं। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन जो है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसको जो है मिशन इनोवेशन के तहत 7वां मिशन है। इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। लक्ष्य इसके देखें तो अगले 5 वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में R&D के लिए जो है अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्त पोषण को बढ़ावा देना। सदस्यों की बात करें तो सह नेतृत्व भारत और नीदरलैंड का है। मिशन के जो कोर सदस्य हैं तो इसमें ब्राज़ील और कनाडा हैं। मिशन सहायता समूह में यूरोपियन यूनियन और UK आते हैं। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है एकीकृत बायो रिफाइनरियों के व्यावसायीकरण में तेज़ी लाने के लिए नवीन समाधानों का विकास और प्रदर्शन करना। टारगेट्स की बात करें तो 2030 तक 10% जीवाश्म आधारित ईंधन, रसायन और सामग्री के बदले जैव विकल्पों के लिए उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये उसके लक्ष्य दिया हुआ है। आगे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आ जाएगा मिशन लाइफ, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो सबसे पहले बात करें न्यूज़ में क्यों था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। इस मिशन का शुभारंभ पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है। मिशन लाइफ के बारे में जानते हैं, इसका उद्देश्य और कार्यान्वयन। तो मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है और इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य दिया हुआ है। अगला देखें कि प्रधानमंत्री ने जो है ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो पिछला जो COP26 हुआ था तो उसमें ही इन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत की थी और इसका जो लक्ष्य है वो है 2022 से 27 के दौरान पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई हेतु कम से कम 1 अरब भारतीयों तथा अन्य वैश्विक नागरिकों को लामबंद करना जो है इसका उद्देश्य है। और भारत में कम से कम 80% गाँव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य भी इसमें निर्धारित किया गया है। मिशन की अवधि जो है वो 5 वर्षीय होगी। कार्यान्वयन कौन करेगा? नीति आयोग स्टार्ट करेगा। और विज़न की अगर बात करो तो इसका विज़न क्या है? तो इसका विज़न है एक ऐसी जीवन शैली जीना जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे हानि ना पहुंचाए। ऐसी जीवन शैली जीने वाले लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल P3 जिसको बोलते हैं कहा जाता है। तो ये रही कुछ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। तो चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में भारत ने जो शर्म अल शेख में आयोजित 27वें जो COP27 का आयोजन हुआ है मिस्र में, तो वहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म या फिर कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध किया है। क्यों किया है और किसने शुरू किया, इस पर चर्चा करते हैं। कि गौरव तल है कि CBAM जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म कहा जाता है का प्रस्ताव किसने दिया? यूरोपीय यूनियन के द्वारा लाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो यह यूरोपीय संघ की एक योजना है। यूरोपीय संघ ने इसका विचार जो है 2021 में प्रस्तुत किया था। तो देखते हैं कि क्यों जो है भारत इसका विरोध कर रहा है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके तहत 2026 से क्या होगा कि लौह इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम, बिजली, हाइड्रोजन जैसे कार्बन गहन उत्पादों पर कर लगाया जाएगा। और इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य है कि कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए कार्बन मूल्य और कंपनियों के द्वारा अन्यत्र भुगतान की गई कीमत में अंतर जो भी डिफरेंस आता है तो इसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। गौरतलब है कि यह यूरोपीय यूनियन की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली या इसके घरेलू अनुपालन आधारित कार्बन बाजार के अधीन
आने वाली कंपनियों से संबंधित है। CVAM जो है फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का हिस्सा है। इसके तहत यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में कम से कम 55% तक जो है कमी करने की योजना बनाई है। यह कदम जो है जलवायु कानून के अनुरूप जो है उठाया गया है। यहाँ पे इसका महत्व देख लेते हैं। तो इसका महत्व क्या है? कार्बन लीकेज की समस्या की समाधान करने में सहायता होगी, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाने में सहायक होगा, और जो देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है उनको अपने जलवायु पर जो है संबंधी लक्ष्यों में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन करने में सहायता होगी या फिर सहायक होगा। कार्बन लीकेज के कारण वैश्विक स्तर पर की जा रही जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को प्रमाणित होने से रोकने में सहायक होगी। प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत को कायम रखने में सहायक होगा ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इम्पॉर्टेंट है, वैसे बेसिकली इसमें कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अपनी महासभा की बैठक में सोलर फैसिलिटी को मंजूरी दी है। तो सोलर फैसिलिटी को जो मंजूरी दी है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलर फैसिलिटी है क्या। तो यह एक भुगतान गारंटी तंत्र है। इससे जो है सौर परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसके दो वित्तीय घटक हैं, कौन कौन से? सौर भुगतान गारंटी कोष और सौर बीमा कोष जो हैं, इसके दो घटक दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चर्चा कर लें थोड़ा सा, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ISA संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसे जो है 2015 में पेरिस में आयोजित हुए थे COP21 में लॉन्च किया गया था। भारत इसका सदस्य या संस्थापक सदस्य ही है। उद्देश्य की बात करें तो यह टुवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है। 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना इसका उद्देश्य है। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक जो है ऊर्जा पहुंचाना और 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना जो है इसके उद्देश्य दिए हुए हैं। आगे अगर इसकी बात करें हम लोग, जो हमारा ये है सोलर फैसिलिटी, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो है आपका अफ्रीका में ज़रूरतमंद बाज़ारों में निवेश के लिए निजी पूंजी को जो है आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। इस महासभा के दौरान भारत और फ्रांस को ISA के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित कर लिया गया है। तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद, ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी काउंसिल। तो इसके बारे में देखते हैं कि 62वीं बैठक GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी की अंतिम बैठक होगी और इसी के साथ 4 वर्ष का वित्त पोषण जो चक्र है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में स्टार्ट होगा GEF 8 चक्र, 7 तो समाप्त हो जाएगा, फिर 8वां चक्र स्टार्ट होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि जो GEF 7 ने निम्नलिखित कार्य किए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं। तो यह विश्व के वन, भूमि, जल, जलवायु और महासागरों की रक्षा करता है। यह हरित शहरों का निर्माण करता है। यह संकटापन्न वन्य जीवों की रक्षा करता है और यह समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटता है। तो ये इसके निम्नलिखित कार्य हो गए हैं। अब थोड़ा सा GEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी और यह एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय कोष है जो पर्यावरण स्थिति के सभी पहलुओं पर कार्य करता है। और बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसके उद्देश्य में आएगा आपका विश्व के सबसे अधिक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकासशील देश के काम का समर्थन करना। इसके तहत जो है 5 मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं: जैव विविधता हानि, रसायन और अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तथा भूमि क्षरण जो है इसके उद्देश्य हैं। सदस्यता 185 देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। तो ये रही थी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है सुर्खियों में रही अन्य, पहले जो छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्था फोरम जो हुई है,
मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन क्लाइमेट एनर्जी। तो इसके जो है उद्देश्य क्या है, जलवायु कार्यक्रम को और मजबूत करके COP26 में हासिल की गई प्रगति को जारी रखना, रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा खाद्य सुरक्षा से संबंधित तत्काल चिंताओं को दूर करना जो है इसके उद्देश्य हैं। भारत इसका सदस्य है, ये भी आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे आपका काम लायक कुछ है नहीं। अगला है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। तो इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में जो है हरित अर्थव्यवस्था के लिए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी जो समिट है संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में हरित अर्थव्यवस्था पर अग्रणी वैश्विक मंचों में से एक है। यह मंच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केंद्रित करना है। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है आपका क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत द्वारा क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों की मेज़बानी की जा रही है। इस बैठक के एक भाग के रूप में एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। तो भारत इसका सदस्य भी है। तो इसमें टोटल 29 सदस्य देशों का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। इसका लक्ष्य क्या है, तो यह मंच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा करेंगे और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। ग्लोबल एनर्जी एक्शन फोरम, तो इसको देख लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री USA के पिट्सबर्ग में इसमें बैठक जो हुई है इसमें भाग लिया है और यहाँ पे जो है 30 देश भाग ले रहे हैं और ये अपनी तरह की पहली बैठक है। GCEAF की वस्तुतः 13वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 7वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल संयुक्त रूप से आयोजन हो रहे हैं। इन दोनों का आयोजन साथ में ही हो रहा है। इसकी मेज़बानी जो है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा रही है। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, तो इसको जो है SBTI साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव वस्तुतः CDP एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक जो है संयुक्त रूप से ये पहल हुई है। किसके साथ में हुई है ये आप लोगों को याद रखना है। SBTI निजी क्षेत्र के जलवायु कार्रवाई का संचालन करती है। ऐसा यह विज्ञान आधारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संगठनों को सक्षम करने के लिए ये जो है कार्य करती है। तो ये रही कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगला है ज़ीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल। तो इसको जो है 2020 में एक वैश्विक मंच है। भारत इसका सदस्य भी है। इसका उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर पर जीरो एमिशन व्हीकल को अपनाने की दिशा में तेज़ी लाना है। COP26 में भारत ने जो है नीति आयोग के प्रतिनिधित्व में जो है चौथे मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लिया है। और यहाँ पे हम लोग देख लें कि यह जो है दुनिया के कुछ बड़े ऑटोमोबाइल बाजार वाले देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों के एक संयुक्त मंच प्रदान करता है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा इसमें आप लोगों को नज़र डालनी है। ज़्यादा कुछ इसमें इन टॉपिक्स में दिया नहीं हुआ है, कोई चेंजेस वगैरह इसमें ज़्यादा हुए नहीं हैं। लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, देखिए बस एक बार आप लोग सुन लेंगे ना तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने जो है संयुक्त रूप से LCCM की घोषणा की है। LCCM जो है एक अभ्यास आधारित लर्निंग कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसके लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए शहरी पेशेवरों में क्षमता का निर्माण करना है। और LCCM ने जो है 5,000 पेशेवरों को सक्षम बनाने और उन्हें जो है जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और समन्वय से जुड़े चैंपियन समाधानों के लिए तैयार करने की परिकल्पना की है। आगे हम लोग बात करेंगे ग्रीन इवेंट टूल। तो ग्रीन इवेंट जो टूल है गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, GORD इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, UNFCCC सचिवालय और यूनेप ने जो है एक ऑनलाइन ग्रीन इवेंट टूल जो है का अनावरण किया गया है। यह मंच पर्यावरण के अनुकूल
आयोजनों यानी कि इवेंट्स की सुविधा प्रदान करेगा। इस मंच को पहली बार 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित जो COP26 हुआ था उसमें प्रस्तुत किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो आयोजकों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाली कार्रवाइयों को प्रोत्साहन करना, इसमें जो है आयोजनों के जो है योजना निर्माण और कार्यान्वयन के चरणों में उनके कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना भी शामिल इसमें किया गया है। आगे ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, तो ये चर्चा में क्यों रहा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये आपका चर्चा में क्यों है, इसको सबसे पहले देखेंगे कि GCOS कार्यान्वयन योजना 2022 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के अवलोकन और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र में व्याप्त कमियों की पहचान करना है। यह प्रणाली जो है आपके वायुमंडल, भूमि, महासागर के वैश्विक जलवायु पर्यवेक्षकों की स्थिति का नियमित रूप में आकलन करती है, साथ ही इसमें सुधार के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय जो अक्षय ऊर्जा एजेंसी है इसके सह संस्थापक साझेदार सीमेंस एनर्जी और टाटा स्टील व जिंदल स्टील वर्क्स के सहित 13 कंपनियों ने जो है ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन जो है इसको लॉन्च किया गया है। किसके किसके द्वारा, ये बात आप लोगों को याद रखनी थी। आगे है विकार्बनीकरण, वास्तव में मानव गतिविधियों की वजह से वायुमंडल में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया है। इसका गठन करने वाली घोषणा पत्र के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इस नए गठबंधन का उद्देश्य कार्बन के शुद्ध शून्य उत्सर्जनों की महत्वाकांक्षाओं और औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के विकार्बनीकरण में तेजी लाना। यह पेरिस समझौते के जो है जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्ति करने की और जो है दिशा में एक इसको आप कदम के तौर पर देख सकते हैं। इसकी बैठक COP27 के दौरान आयोजित करने की योजना बनाई गई है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु शमन और अनुकूलन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जलवायु शमन और अनुकूलन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगी। तो बने रहिए हम लोगों के हमारे चैनल के साथ में और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।